हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये लेक्चर नंबर 36 रहेगा, जिसमें हम एज यूजुअल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं, हमें बतानी है कौन सी बातें सही हैं। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अपवर्ड रिवाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू. The revised rates are 10 times the normal NPV payable in case of national parks and 5 times in the case of sanctuaries and non-forest land falling within marine national parks or wildlife sanctuaries. यहाँ पे NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड 2 बातें हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे उनके रेट्स को, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो भी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल या फिर अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइंस या अंडरग्राउंड माइनिंग वगैरह, ये सब एग्जेम्प्टेड होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। और जो भी रिवाइज रेट हैं वो चार्ज होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स द नॉर्मल एनपीवी पेबल इन द केस ऑफ नेशनल पार्क्स और 5 टाइम्स इन द केस ऑफ सैंक्चुरीज, ठीक है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई थी यहाँ पे। आंसर इज बोथ 1 and 2, दैट इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो यूज है नॉन फॉरेस्ट लैंड फॉलिंग का विद इन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके लिए परमिशन है कि पेमेंट उसके लिए दिया जाएगा इक्वल टू एनपीवे दैट इज पेबल फॉर द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया। और इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड फॉलिंग विद इन मरीन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स होगा टू द एनपीवी जो कि पेबल है फॉर द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2. Which of the following scientific projects and their respective primary purpose of study is are correctly matched? यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं और उनका पेयर लिखा हुआ है कि वो किससे रिलेटेड हैं। आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ग्लो स्टार डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्लो स्टार का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल व्यू ऑन स्टार फॉर्मेशन इन द मिल्की वे प्रोजेक्ट। और ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था जिसमें कि मैप आउट किया जाएगा रेडियो एमिशंस को बेसिकली, और ना कि ग्रेविटेशनल वेव्स को, रेडियो एमिशंस को मिल्की वे गैलेक्सी के यूजिंग द रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की बात नहीं हुई थी, बल्कि रेडियो वेव्स की। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है कागरा प्रोजेक्ट, और ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज किया था 2020 में जापान ने, ओके। तो कागरा प्रोजेक्ट यहाँ अर्थ लाइक प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, गलत है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की बात की गई थी। कहाँ पे? हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स में। साइबर 2 काउंटिंग नंबर ऑफ स्टार्स। साइबर 2 एक रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है जिसमें कि नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट किया जाएगा इन द यूनिवर्स बाय डिटेक्टिंग एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट फ्रॉम विच एक सेपरेट पोर्शन क्रिएट करता है ये कॉल्ड एज कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड, जो कि स्टार्स एमिट करते हैं, ठीक है। तो साइबर 2 बिल्कुल सही है कि ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया है, नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ स्टार्स मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड वाला सही है, बाकी दोनों गलत हो गए। आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which of the following pairs of diseases and affected body parts is are matched correctly? यहाँ पे कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि जो इफेक्टेड एरिया है वो सही है इसके साथ या फिर नहीं। तो फर्स्ट है म्योकार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। तो ये एक बीमारी है जिसमें कि हार्ट मसल इन्फ्लेमेट होता है, और ये ज़्यादातर कॉज होती है बिकॉज ऑफ वायरस लाइक इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस और हर्प्स, ठीक है। और अदर कॉजेज इसमें इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन्स वगैरह भी, साथ ही कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस भी होती हैं इंक्लूडेड। और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि हार्ट मसल को इन्फेक्ट करते हैं और डायरेक्ट इंजरी कॉज करते हैं टू द हार्ट, और अदर वायरसेस ऐसे हैं जो कि हार्ट डैमेज इनडायरेक्ट तरीके से कॉज करते हैं थ्रू द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन है इम्यून सिस्टम का इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, वो ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ केमिकल को इन द बॉडी जिसका नाम है साइटोकिन्स, और जिसके बाद जो इन्फेक्शंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और कुछ केसेस में जो साइटोकिन्स के लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके बाद साइटोकिन स्टॉर्म कॉज हो जाता है, और जिसकी वजह से हार्ट मसल्स आपके डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। सेकेंड है पेरिकार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो कॉज करती है इन्फ्लेमेशन को इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और सम अदर ट्रिगर। और ये रिपोर्ट किया गया था कुछ दिनों पहले, स्पेशली एडोलेसेंट और यंग एडल्ट मेल्स में विद इन सेवरल डेज आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 का जब उन्होंने वैक्सीन लिया तो उसके कुछ दिनों के अंदर उन्हें ये प्रॉब्लम दिखने लगी थी, ठीक है। तो ये भी सही है। थर्ड है मेनियर्स डिजीज डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स।
मेनिया डिजीज एक्चुअली लंग के साथ नहीं रिलेटेड है, बल्कि एक डिसऑर्डर होता है इनर ईयर का, जिसके बाद डिजी स्पेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और कहीं कहीं पे हियरिंग लॉस भी हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये जो बीमारी है ये सिर्फ एक कान को इफेक्ट करती है और ये जो बीमारी है किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, लेकिन यूजुअली ऐसा माना गया या ऐसा देखा गया कि यंग और मिडिल एज्ड एडल्टहुड में लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये लंग्स के साथ रिलेटेड नहीं है, रादर ये ईयर के साथ रिलेटेड है। तो थर्ड वाला गलत हो गया। लास्ट है कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज, इम्यून सिस्टम अटैक्स व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कंडीशन होती है CAD जिसमें कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो अटैक करती हैं रेड ब्लड सेल्स को, ना कि वाइट ब्लड सेल्स को, और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ये ट्रिगर होती है बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स, और ये प्रॉब्लम कॉज करती है जैसे कि डिजीनेस टू द हार्ट फेलियर। इसको आप कोल्ड एंटीबॉडी हेमोलिटिक अनीमिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है इसमें रेड ब्लड सेल्स आपकी इफेक्टेड होती हैं, ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 आपके गलत है, 1 और 2 बिल्कुल सही था। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 1 और 2। नेक्स्ट है द सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी इज, इसमें से कौन सी इंडियन नेवी की सबमरीन है? तो यहाँ पे आंसर है INS सिंधु रक्षक। ये एक रशियन मेड सिंधु घोष क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है इंडियन नेवी की, और इसको कमीशन किया गया था 24 दिसंबर 1997 में, और ये 9th ऑफ द 10 किलो क्लास सबमरीन थी इंडियन नेवी की। और ये जो सबमरीन है इसके अंदर हमें एक मेजर फायर इंसिडेंट देखने को मिला था 14 अगस्त 2013 में, जिसके बाद ये जो सबमरीन है हमारी ये सिंक कर गई थी मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है INS सिंधु रक्षक। और लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन सी सही है। 17 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल इक्वल पे डे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन। देखिए 15 नवंबर 2019 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जिसमें इन्होंने प्रोक्लेम किया था कि 18 सितंबर को हर साल हम मनाएंगे इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ना कि 17 सितंबर को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया था इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन ने, और इसको बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पनामा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसको लीड करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस वुमेन एंड पार्टनर्स, और इसका गोल है इक्वल पे अचीव करना फॉर वुमेन। ठीक है, तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट को टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। यानी कि अगर इक्वल वैल्यू का वर्क है तो उसके लिए मेन और वुमेन मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर इंसान को या हर ह्यूमन को इक्वल पे मिलना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक सभी रीजन्स में वुमेन जो है वो लेस पेड होती हैं देन मेन, और ये जो जेंडर पे गैप है यूजुअली ये 23% पे देखा जाता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत था, क्योंकि 18 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन ने। ठीक है, तो यहाँ पे B ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ओनली 2। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और धीरे धीरे आप डेफिनेटली सीख रहे होंगे किस तरह से आपको ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको टैकल करना है, और हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअल बेसिस पे एनालाइज करके फिर आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो कल फिर हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, कल मीन्स मंडे को, और टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.